हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी देखा था। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार उन सब चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस टाइप से लिखा जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है कि नहीं। और ऐसे ही अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए होता तो हम क्या लिख पाते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग ए बी भी डायरेक्टली लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। वैसे ही इस वाले को भी हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब तो ये वाला पार्ट जो हमारा था ये हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना लेक्चर प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो आपको एक्सरसाइज 13.1 में देखने को मिलेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किया था, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या था हमारे पास कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, और या नहीं तो प्रोबेबिलिटी ए बी, है ना। दोनों लिखने का तरीका सेम ही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, है ना। तो ये दोनों तरीके से ये चीज़ लिखा जाता है। और उस वाले पार्ट में, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था कि दोनों चीज़ें लिखने का क्या मतलब होता है ना। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था। तो ये दो पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में, उसके पहले स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में किया था, ठीक है। उसके बाद हमने इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, और फिर हम लोग कहाँ पे पहुंचे? हम लोग पहुंचे टोटल प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हमें पार्टीशन वाला याद होगा आपको, है ना। तो पहले हम पार्टीशन बनाते हैं, फर्स्ट पार्टीशन, और उस पार्टीशन के अंदर वो इवेंट कितनी बार हो रहा है उसको हम लिख रहे हैं, प्लस दूसरा पार्टीशन, और उस दूसरे पार्टीशन के अंदर वो इवेंट कितनी बार हो रहा है। और यही चीज़ें हम लोग जितने भी पार्टीशन है उन सारे पार्टीशन के केस में आपको ये चीज़ें लिखनी होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई एन हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को सिग्मा के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, है ना। और आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था हमारा क्या चीज? टोटल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ये था हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी को आपको मैंने फिगर के थ्रू समझा के भी बताया था, और कुछ एग्जांपल्स भी लेके हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या था हमारे पास, कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस होगा, उस सैंपल स्पेस के कितने पार्टीशन है हमें वो पता करना है, ठीक है। और वो पार्टीशन जब पता चल जाए, मान लो हमारे पास 3 पार्टीशन है, तो ये E1 E2 E3, और एक इवेंट है जो इन तीनों पार्ट में हो रहा है ना, तीनों पे डिपेंडेंट है। ये इवेंट ए जो है, ये ए इवेंट इन तीनों पे डिपेंड हो रहा है। तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्चुअली में क्या होगा? ये वाला पार्ट है कि नहीं, प्लस ये वाला पार्ट, प्लस ये वाला पार्ट, है कि नहीं। और ये वाला पार्ट कौन सा होगा? ए इंटरसेक्शन E1, याद होगा। ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन E2, और ये कितना होगा? ए इंटरसेक्शन E3। तो तीनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले कहाँ जाएंगे? पहले हम पार्टीशन के पास जाएंगे। तो पार्टीशन क्या है? E1, और उस पार्टीशन में ए इवेंट कितने बार हो रहा है वो हमने लिखा,
प्लस दूसरे पार्टीशन में जाएंगे और दूसरे पार्टीशन में ए इवेंट कितनी बार हो रहा है उस चीज को हम लिख रहे हैं, प्लस थर्ड पार्टीशन में जाएंगे और थर्ड पार्टीशन में वो इवेंट कितनी बार हो रहा है, ये मल्टीप्लाई करके हम सबको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब देखो सेम मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में टोटल प्रोबेबिलिटी के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन मैं लेता हूं और क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो इसका है बेस थ्योरम उसको हम एस्टेब्लिश करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले आप वो क्वेश्चन लिख लो और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं और जो हमारा आगे वाला पार्ट है वो उससे किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास दो बैग है। ठीक है, हमारे पास दो बैग है। बैग 1 कंटेन्स, लिख लो, हमारे पास दो बैग है। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। ठीक है, वैसे ही हमारे पास दूसरा बैग 2 है और बैग 2 में हमारे पास क्या है, बैग 2 कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। तो ये मेरे पास 5 रेड बॉल हैं एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने दोनों लिख दिया। अब ठीक है, अब एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन हमसे ये बोला है करने के लिए, तो हमारे पास दो बैग है, क्वेश्चन में लिखना है। तो बैग 1 में हमारे पास 3 बॉल और 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल है। बैग 2 में 5 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल है। इसके बाद 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, है ना, तो लिख लो 1 बॉल इज ड्रॉन at random from one of these bags। ठीक है, इसमें से दो बैग है, दोनों में से एक बैग से एक बॉल निकाला गया। अब कोई आपसे पूछे कि जो आपने बॉल निकाला है उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में ले रहा हूं, है ना, व्हाट इज द probability that drawn ball is रेड बॉल। ठीक है, रेड बॉल के लिए निकालते हैं। तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि कौन से बैग से बॉल निकाला गया, ये हमें श्योरली पता नहीं है। ठीक है, दो बैग था, उसमें से किसी भी एक बैग से बॉल उसने कलेक्ट किया, तो उस बैग से जो बॉल निकला वो बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी जो हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस एक्चुअली में हुआ क्या, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। समझ में आ रहा है, और यहां पे पार्टीशन कौन सा फॉर्म कर रहा है, दोनों बैग फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो इसको मैं E1 बोल देता हूं, इसको मैं E2 बोल देता हूं। E2 एक्चुअली में क्या होगा, आपका बैग 2 होगा और E1 क्या होगा, बैग 1 होगा, है ना। तो यहां पे मैं दो इवेंट लिख दे रहा हूं। E1 इवेंट सिलेक्शन ऑफ बैग 1 और E2 में लिख रहा हूं सिलेक्शन ऑफ बैग 2। ठीक है, तो दो बैग मैंने दोनों बैग हमारे सेलेक्ट करने का तरीका आ गया। लेकिन अब हमें जो एक बॉल ड्रॉन किया, तो वो बॉल कहां से हो सकता है, वो बॉल दोनों में से किसी भी बैग से हो सकता है कि नहीं। तो ये मेरा इवेंट क्या है, ये मेरा इवेंट ए है। ठीक है, और ए इवेंट हमारा क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड बॉल। ठीक है, तो अब ये जो ए इवेंट है, ये इवेंट इस E1 में भी हो रहा है और E2 में भी हो रहा है। यानी हमें एक्चुअली में क्या निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिखेंगे, पहले हम पार्टीशन के पास जाएंगे, फर्स्ट पार्टीशन, और उस पार्टीशन में रेड बॉल कितने हैं उसको काउंट करेंगे, प्लस दूसरे पार्टीशन में जाएंगे और दूसरे पार्टीशन में रेड बॉल कितने हैं उसको काउंट करेंगे, है कि नहीं। तो ये हमने दोनों काउंट किए।
अब देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की अगर आप बात करोगे तो E1 मतलब क्या है कि बैग 1 सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, और बैग 1 टोटल बैग कितने हैं, 2 ही बैग है, तो एक बैग सेलेक्ट करने का कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 1/2। तो दूसरे के लिए भी 1/2 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा हमारे लिए, ये 1/2 हो गया। अब हम बैग 1 में आ चुके हैं, तो बैग 1 में रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना। तो पहली चीज देखो कि बैग 1 में कितने बॉल्स हैं, टोटल 7 बॉल्स हैं, उसमें से रेड बॉल कितना है, 3, तो क्या हो जाएगा 3/7, ठीक है। प्लस सेकेंड वाला पार्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, दूसरे बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो वो भी हाफ है, और दूसरे बैग में रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/11, है ना। तो इसको एक बार मैं कैलकुलेट करके देखता हूं कितना आता है। तो ये कितना आ रहा है, 3/14 प्लस 5/22 है कि नहीं, यही आएगा। ये कितना आ गया, 3/14 प्लस 5/22। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, इस कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था जो कि आपको इजीली समझ में आ रहा था कि क्या करना है इसमें, है ना। तो यहां से आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा था कि हमें यहां पे क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं, और इसी में मैं एक दूसरा वेरिएशन हम लोग ट्राई करते हैं कि हमने क्या किया कि बैग से बॉल तो निकाला, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में हमने ये इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि जो सेलेक्टेड बॉल था वो क्या होना चाहिए था, रेड बॉल होना चाहिए था, या जो बॉल हमने ड्रॉन किया वो ड्रॉन बॉल क्या होना चाहिए था, रेड बॉल होना चाहिए था, ठीक है। अब लेकिन वो आपसे रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है ना, वो आपसे जो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। तो यहां तक तो क्वेश्चन सेम है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ दिस बैग। इसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस इस टाइप का आ रहा है कि वो बोल रहा है कि जो आपने बॉल सेलेक्ट किया है ना, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड, इस लाइन को मैं फिर से लिख देता हूं, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी रेड, है ना। उसने एक बॉल निकाला और उस बॉल को देखा तो वो बॉल किस कलर का था, रेड कलर का था, ठीक है। तो यानी उसे अब ऑलरेडी पता चल चुका है कि वो जो बॉल है वो रेड कलर का है, तो ऑब्वियसली वो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी तो पूछेगा नहीं, है ना, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये रेड बॉल ही है। तो वो आपसे अब प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है फाउंड टू बी रेड, देन find the probability that it was drawn from bag 1। क्लियर है। तो अब देखो क्वेश्चन में चेंजेस किस टाइप से हो गया, यानी अभी भी काम उतना ही हो रहा है ना। अभी भी हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, ये हमारे पास अभी भी एक सैंपल स्पेस है जिसके 2 पार्टीशन अभी भी हैं, है ना। कौन कौन सा पार्टीशन है, बैग 1 और बैग 2 का, तो उसको मैं E1 और E2 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो E1 मेरा क्या हो गया, सेलेक्टिंग बैग 1, और E2 क्या हो गया, सेलेक्टिंग बैग 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अभी भी कितना है, सेम वही है, ठीक है। तो यहां तक तो कोई चेंज नहीं हुआ है। हुआ क्या कि उसने एक बॉल सेलेक्ट किया, तो एक बॉल सेलेक्ट किया तो वो बॉल कहां कहां से हो सकता है ना, उसने मुझे अभी भी नहीं बताया कि वो बॉल उसने कहां सेलेक्ट किया। तो वो बॉल E1 से भी हो सकता है, E2 से भी हो सकता है, और बैग 1 से भी हो सकता है, बैग 2 से भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये मेरा एक इवेंट है जो दोनों वाले पार्ट में हो रहा है, लेकिन इस इवेंट का आउटकम हमें पता चल चुका है कि नहीं। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो एक बॉल उसने रैंडमली चूज किया, तो हो सकता है वो पहले बैग से चूज किया हो या दूसरे बैग से चूज किया हो, ठीक है। लेकिन उसे वो पता चल गया कि वो बॉल क्या है, रेड कलर का बॉल है। तो यानी ये जो ए इवेंट है, ये इवेंट उसे पता चल चुका है, ये इवेंट पता चल चुका है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इवेंट अकर हो चुका है कि नहीं। ये ए इवेंट क्या हो चुका है, अकर हो चुका है। तो हमसे प्रोबेबिलिटी ये पूछा है कि ये बताओ कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बॉल उसने निकाला था वो बैग 1 से ही लाई कर रहा हो, है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में निकालनी किसकी है, प्रोबेबिलिटी हमें E1 की निकालनी है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी हमें E1 की निकालनी है, लेकिन E1 की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट नहीं निकालनी है। प्रोबेबिलिटी E1 की हमें निकालनी है कब, जब आपका ये ए इवेंट जो है ये अकर हो चुका है। तो ए इवेंट अकर हो चुका है, इसका मतलब क्या करना होगा आपको, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, मान लो कि आपके पास दो इवेंट होता है E1 और A का, ठीक है। E1 और A का आपके पास दो इवेंट होता है। मैं यहां पे साइड में आपको करके दिखा रहा हूं कि मान लो आपके पास दो ही इवेंट होता है। कौन सा इवेंट, E1 और A का हमारे पास दो ही इवेंट होता है, ठीक है। तो एक मेरे पास E1 है और A है। तो अगर आपसे कोई इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A क्या होगा, तो हम निकाल पाते, है ना। और इस तरीके से सोचो कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A निकालना है, तो क्या हम E1 बाई A निकाल सकते हैं डायरेक्टली, है ना। E1 बाई A हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, तो A बाई E1 का मतलब क्या हो गया कि पहले आप बैग सेलेक्ट करोगे, है ना। E1 अकर होने का मतलब आप पहले बैग 1 सेलेक्ट करोगे और उस बैग 1 के अंदर ए हमारा क्या है, रेड बॉल होने का, है ना। ए इवेंट हमारा क्या है, फाउंड टू बी रेड। तो अभी ये ए इवेंट मेरा सेम वही इवेंट है जो पहले वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। तो ए रेड होने की प्रोबेबिलिटी जब आपने बैग E1 चूज किया तो ये निकालना हमारे लिए इजी है, ठीक है। ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, है कि नहीं। ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जो बॉल आपने निकाला वो रेड है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो E1 में है ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन इसका उल्टा वाला पार्ट देखोगे तो वो आप कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। और देखो कि अगर अब मुझे A बाई E1 लिखना होता तो आप क्या लिखते, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, है कि नहीं। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। वैसे ही अगर आपसे ये चीज निकालने के लिए बोला जाता, अगर आपसे यहां से बोलता E बाई A1, तो इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिख पाते, A इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है कि नहीं। और A इंटरसेक्शन E1 हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 हमारे लिए निकालना पॉसिबल है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो यहां से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 क्या होगा हमारे लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, है ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, यानी इस वाले पार्ट को बस मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्योंकि हमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू नहीं पता है ना। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, है ना। और नीचे में देखो क्या लिखा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखा हुआ है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब है कि आपके पास जो इवेंट है ना, आपके पास जो इवेंट है उस इवेंट में, है ना, आपके पास जो इवेंट है
उस वाले पार्ट में हमें एक्चुअली में, है ना, और ये जो ए इवेंट है नीचे में, ए इवेंट एक्चुअली में कौन सा इवेंट है, ए इवेंट मेरा रेड के होने की प्रोबेबिलिटी है ना, और रेड के होने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने प्रीवियस वाले एग्जांपल जस्ट इसके पहला पार्ट जो था उसमें किया था। ये एक्चुअली में क्या था, मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी था, याद होगा आपको। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसी चीज को नीचे में क्या लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। क्लियर है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप ये चीजें लिख पाओगे। और देखो इस वाले पार्ट में आपको सब कुछ पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, देखो ऊपर वाले पार्ट में आपने सब कुछ कैलकुलेट किया है। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए कैलकुलेट किया हुआ है, ये कैलकुलेट किया हुआ है ना। तो डायरेक्टली मैं ये वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर रहा हूँ, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E1 कितना है, हाफ इंटू 3/4, तो ऊपर में हो गया हाफ इंटू 3/7 है, ठीक है। और नीचे में भी क्या होगा, सेम यही चीज होगा प्लस के साथ, तो हाफ इंटू 3/7 प्लस हाफ इंटू E2 वाला इवेंट कितना है, 5/11, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, है ना, इजी सा पार्ट है, इसको आप सॉल्व करके देखना कितना आता है, ठीक है। तो 33/68 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। चेक करना कितना आता है। तो ये वाला पार्ट आप लोग निकाल के देखना क्या होगा, है ना। तो देखो ये वाला पार्ट हम लोग यहां से इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालने का, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है ना। और इस वाले प्रोबेबिलिटी में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, मेरे पास पार्टीशन है और ये इवेंट हमें गिवन है। क्लियर है। तो इसी वाले क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम। कि बेस थ्योरम में कैसे ये सब क्वेश्चन वर्क करता है, ठीक है। तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेस थ्योरम के कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे करके देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कर रहे हैं बेस थ्योरम, ठीक है, बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी काफी सिमिलर है। अगर आपको दोनों समझ में आ रहा है तो इजीली आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको आगे कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास है बेस थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे भी टोटल प्रोबेबिलिटी की तरह आपके पास क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा, पार्टीशन होगा, है ना। वो सब कुछ होगा जो हम लोग पहले कर चुके हैं, क्योंकि ये उसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो लिख लो थ्योरम। तो यहां पर लिखते हैं इफ E1 E2 अप टू En आर n event which constitute a partition are n events which constitute a partition of a sample space S, of a सैंपल स्पेस S। क्लियर है। इसका मतलब E1 E2 En सब क्या है, पार्टीशन है ना। और पार्टीशन की आपको मैंने कंडीशन बताया था, ये सब इवेंट क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए और एग्जॉस्टिव होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एंड A is an event then probability of, देखो पहले वाले पार्ट में जो आपका है ना, जो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी था, टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा था वो चीज आप समझो एक बार, कि हमारे पास ये n पार्टीशन है, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बनाया था, है ना। तो मान लो हमारे पास टोटल n पार्टीशन है
और उन n पार्टीशन में, ठीक है, एक इवेंट है ए इवेंट, ठीक है। तो ए इवेंट क्या होगा कि ऐसा इवेंट होगा जो इस सारे पार्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वो हो रहा होगा, है ना। तो यही हमने उस टाइम पे किया था। और तो ये मेरा रेड वाला ए हो गया, और जो आपको छोटे छोटे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ये सब क्या है, हमारा इवेंट है। तो E1 E2 अप टू n तक हमारे पास इवेंट है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली में क्या था कि ए इवेंट जो था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, ई पे डिपेंड कर रहा था, है ना। ए इवेंट जितने भी पार्टीशन है उन सब पे ये डिपेंड कर रहा था। अब बेस थ्योरम में क्या हो रहा है कि बेस थ्योरम में ये वाला पार्ट इस पे डिपेंड कर रहा है ना। यानी यहाँ पे दोनों तरफ का डिपेंडेंसी है, ये वाला इस पे भी डिपेंड कर रहा है और ये वाला इस पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो हमें यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो अगर हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, है ना। पहले हम A बाई E1 निकाला करते थे किसमें, टोटल प्रोबेबिलिटी में। अब हम लोग E1 बाई ए निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो E1 बाई ए किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, जैसे हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और नीचे वाला ये ए कौन सा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। और ऊपर वाले पार्ट को हम फिर से क्या लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, है ना, प्लस इसी टाइप से आपके पास n तक टर्म जाएगा, ठीक है। इसी चीज को अगर आप जनरलाइज करने का ट्राई करो, है ना, जनरलाइज फॉर्मेट में अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो कैसे होगा, उस चीज को मैं दिखाता हूं, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही E2 निकालना होगा तो यहाँ पे E2 इंटरसेक्शन A1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इन जनरल EI के लिए निकालना चाहूँ, है ना, तो मैं यहाँ पे एक ही बार में EI के लिए निकाल दे रहा हूँ, और I की वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाओगे, आपका आंसर आता जाएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI किसके इक्वल होगा, EI इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना। और EI इंटरसेक्शन A को आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI, है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाई ए को आप क्या लिख पाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई EI डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, याद होगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई EI, है ना, और I इक्वल टू 1 to n। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, और इसी का ये प्रूफ भी है ना। तो यहाँ पे प्रूफ भी मैंने बता दिया कि कैसे ये फॉर्मूला जनरेट होता है और किस तरीके से ये लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पार्टीशन अपॉन इवेंट अगर होगा तो हमें बेस थ्योरम यूज करना है ना, और अगर ये इसका रिवर्स होगा तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर लेना है। क्लियर है। इस फॉर्मूले में देखोगे ऊपर में अगर पार्टीशन होगा तो पहले यहाँ पे हमें पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, उसके बाद इवेंट बाय पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्लियर है। तो अब आपको ये चीज अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे ये बेस थ्योरम यूज हो रहा है, और यही हमें क्या कहलाता है, यही हमारा बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारा बेस थ्योरम हो गया। क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे उस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, इसको एग्जांपल की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी देखो,
हमें क्या बोला है, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आपको पहले इस तरीके से समझना है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहा है तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम इसमें खोजेंगे कि हमारे पास सैंपल स्पेस में पार्टीशन क्या बन रहा है ना। तो सबसे पहला काम हमारा आपका यही है कि सबसे पहले आप पार्टीशन खोज लो, क्योंकि पार्टीशन नहीं खोज पाओगे तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा। ठीक है, पार्टीशन अगर आपको मिल जाए तो हर एक इंडिविजुअल पार्टीशन की आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, उसके बाद है ना, पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद आप वो इवेंट देखो जो सारे पार्टीशन में कंप्लीट हो रहा है। ठीक ना, तो जैसे इस क्वेश्चन में करते हैं, तो यहां पे हमारे पास बोल रहा है कि अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। ठीक है, अनदर बैग कंटेन 2 ब्लैक बॉल, 2 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एंड रैंडम एंड 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। ठीक है, तो देखो ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां पे पहले हमें करना क्या है कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस होगा और उस सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने पार्टीशन होंगे, हमारे पास 2 पार्टीशन होंगे। और वो पार्टीशन यहां पे क्या बन रहा होगा, पार्टीशन यहां पे बैग बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं E1 और E2 ले रहा हूं, और E1 और E2 एक्चुअली में क्या है, बैग 2 और बैग 1। ठीक है, तो E1 हमारा क्या हो गया, सेलेक्टिंग बैग 1, और E2 हमारा क्या हो गया, सेलेक्टिंग बैग 2। और क्योंकि 2 ही बैग है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दोनों की हाफ हाफ हो जाएगी, है ना। जैसे हेड और टेल का होता है तो ऐसे ही हाफ हाफ हो गया। एक इवेंट है जो दोनों में हो रहा है, कौन सा इवेंट है कि हम एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक बॉल सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा एक बॉल है। ठीक है, अब ये बॉल एक्चुअली में क्या है, ये बॉल एक्चुअली में उसे क्या मिला, रेड मिला, है ना। तो ये हमारे पास जो ए इवेंट है, इस इवेंट को हम क्या मान रहे हैं, सेलेक्टिंग रेड बॉल। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता रहा वैसे वैसे आप लिखते जाओ, आपको दिख जाए कि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करना है या फिर बेस थ्योरम यूज करना है। अब देखो हमें ऑलरेडी ये पता चल चुका है कि इसका आउटकम क्या है, वो इसका आउटकम रेड ऑलरेडी पता चल चुका है, विच इज फाउंड टू बी रेड, है ना। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दिस इज फ्रॉम बैग, फर्स्ट बैग, है ना। तो फर्स्ट बैग मतलब E1, तो हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन कब, जब आपका जो आपका बॉल आपने सेलेक्ट किया था वो बॉल क्या होगा, वो बॉल आपका रेड बॉल आ चुका है ना। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकालने के लिए बोलता है, यानी बैग सेलेक्ट करने के बाद उस बैग के अंदर रेड बॉल कितने, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना होता, तो हम ये निकाल लेते। लेकिन अब देखो हमसे यहाँ पे फिर से उल्टा पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, तो नीचे वाला टर्म हमारा क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 ही पार्टीशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। और ऊपर में A1 इंटरसेक्शन A को हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, है ना। तो यही मेरा फाइनल आंसर आने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A1 हमारे पास ये चीजें निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो कि ये चीजें अगर निकल के आ रही है तो हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला चीज E1 और E2 की वैल्यू तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि हम लोग वो लोग पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी आपको पता है, बस हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 चाहिए, है ना। तो A/E1 और A/E2 का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो इवेंट है ना, जो इवेंट है, कौन सा इवेंट हो चुका है, E1 इवेंट हो चुका है। E1 इवेंट क्या है हमारे पास, E1 इवेंट है बैग 1 को सेलेक्ट करने का। तो अगर आपने बैग 1 सेलेक्ट कर लिया तो बैग 1 में रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो बैग 1 में देखो कितने टोटल रेड बॉल हैं, 4, और टोटल बॉल कितने हैं, 8।
तो कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, बैग 2 की बात करें तो बैग 2 में 2 रेड बॉल है और 6 बॉल है ना, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/8 और 1/4। ठीक है, तो देखो बाकी सारी प्रोबेबिलिटी आपको पता थी, बस वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट करते जाओ। एक बार फॉर्मूला सही से लिख पाओगे पार्टीशन बना के तो सारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हाफ इंटू A/E1 कितना होगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू A/E2 कितना है, 1/4। ठीक है, तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। ऊपर से देखो हाफ हाफ सबसे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर नीचे से कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, है ना, सॉरी। तो ऊपर से देखो हाफ हाफ टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से एक और हाफ कैंसिल होगा तो यहां पे 2 बच जाएगा, है ना। तो ऊपर में आपके पास 1 है और ये सॉरी 1 + 2 है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2/3, है ना। तो वैसे ही आप सेकेंड बैग से भी निकालने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, सेकेंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट बैग से निकल चुका है, सेकेंड बैग से कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद अब आपको बेस थ्योरम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आप इसको इसको यूज करके आप, ठीक है, एक्सरसाइज 13.3, ठीक है, 13.3 अब आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद आपको एक्सरसाइज 13.3 हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करो, जिसमें डाउट आता है वो वाला पार्ट पूछना कि इसको कैसे करना है, बाकी हम लोग फिर आगे कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चंस करते रहो तो आपको आइडिया मिलता रहेगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है ना। इसके अलावा एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो स्टार्टिंग से जितने भी क्वेश्चन है सब में मैंने एग्जाम्पल करने के लिए आपको बोला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल से भी डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के दे देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इसके बाद ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वाला ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके पास एक पार्ट और बचा हुआ है रैंडम वेरिएबल का। उस रैंडम वेरिएबल में भी हमें कंप्लीट पार्ट नहीं करना है, उसका हमें थोड़ा सा पार्ट तक हमें जाना है। ठीक है, उसके जो लास्ट के एक्सरसाइज है, हमें लास्ट के एक्सरसाइज भी हमें नहीं करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, बाकी सारा सब कुछ आप इसमें इजीली सीख पाओगे। एक्सरसाइज और जो पॉइंट है आपका जहां पे है ना, जो 13.6.2 है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, उसके आगे वाला पार्ट हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो उसको हटा दिया गया, तो उस वाले पार्ट को हम लोग नहीं करेंगे, बाकी सारा पार्ट आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए 13.3 कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको कंप्लीट करो। ओके, बाय।